नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शौकीन। अंग्रेजी में एक कहावत है, गिव द डेविल हिज ड्यू। अर्थात अगर आप किसी व्यक्ति को नापसंद भी करते हैं, आप उसके विरोधी भी हैं, तो भी उस व्यक्ति के गुणों को, उसके टैलेंट को, उसके स्किल्स को आपको खुले दिल से एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं नहीं जानता दोस्तों कि होम मिनिस्टर अमित शाह चाणक्य की विख्यात साम दाम दंड भेद नीति से कितने प्रभावित हैं, लेकिन अगर अमित शाह चाणक्य को अपना गुरु मानते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि चेला गुरु से 2 कदम आगे निकल गया है। राजनीतिक टिप्पणीकार वेस्ट बंगाल इलेक्शंस की तुलना प्राचीन भारत के अश्वमेध यज्ञ से कर रहे हैं और मैं सहमत हूं। नरेंद्र मोदी को कंटेम्परेरी इंडिया का चक्रवर्ती सम्राट बनाने में बंगाल की जीत एक बड़ा मील का पत्थर है और उसका पूरा श्रेय अमित शाह की रणनीति को जाता है। साम दाम दंड भेद की चाणक्य नीति में अमित शाह ने 2 बदलाव किए हैं दोस्तों, 2 बातें जोड़ दी हैं। एक, बदले की नीति, दूसरा, सत्ता में अपने विरोधियों की भागीदारी। मोदी और अमित शाह विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों, ये जग जाहिर है। उन्हें सत्ता पर कंट्रोल चाहिए और टोटल कंट्रोल चाहिए, कुछ भी करना पड़े। अगर उनका विरोधी राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली है तो उसे वे खत्म नहीं करते। डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर बीजेपी में शामिल करेंगे तथा सत्ता में उसके राजनीतिक कद के अनुसार उसकी भागीदारी करेंगे, उसको सम्मान देंगे। आप सभी जानते हैं बीजेपी की मशहूर वॉशिंग मशीन का कंसेप्ट, क्या जलवा है। पिछले 11 सालों में कितने भ्रष्ट से भ्रष्ट, जिन्हें बीजेपी खुद बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको बीजेपी में शामिल कराया, खासकर ईडी सीबीआई का डंडा दिखाकर, और उन्हें खत्म नहीं किया, उन्हें सत्ता में भागीदारी दी। लेकिन जो विरोधी उनके आगे झुकता नहीं है, उसके साथ बदले की भावना से काम किया जाता है। 3 मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। वेस्ट बंगाल चुनाव रिजल्ट अभी पूरे आए भी नहीं थे दोस्तों कि टीएमसी की जबरदस्त पिटाई शुरू हो गई थी, और ये पिटाई फिजिकल थप्पड़ लात घूसों तक सीमित नहीं थी। ऑफिस के ऑफिस जला दिए गए, सैकड़ों वीडियोस वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। बीजेपी कहती है कि हिंसा करने वाले वो लोग उनकी पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन गुंडों के हाथ में झंडे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के थे। यहां तक कि जो बुलडोजर उन्होंने चलाए, जिन बुलडोजरों से उन्होंने टीएमसी के ऑफिस धराशायी किए, उन बुलडोजरों पे भी बीजेपी के झंडे लगे थे। तो क्या बीजेपी ये कहना चाहती है, ये बताना चाहती है कि वो टीएमसी के ही गुंडे थे जो बीजेपी के झंडे लेकर टीएमसी के ऑफिस को जला रहे थे या टीएमसी के नेताओं की पिटाई कर रहे थे? बदला लेने का दूसरा तरीका, तमिलनाडु उसकी तरोताजा मिसाल है। तमिलनाडु के सुपरस्टार थिरू विजय की सरकार नहीं बनने देना इसी बदले की भावना की एक मैनिफेस्टेशन है। सिर्फ इसलिए क्योंकि थिरू विजय ने पब्लिक डोमेन में आकर यह घोषणा कर दी थी कि वो बीजेपी से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी के सामने नहीं झुकेंगे। तो गवर्नर आपको पता है कि आजकल किसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं?
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आप सब जानते हैं, रिजल्ट आपके सामने है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर फैसले के बावजूद थिरू विजय को सरकार बनाने के लिए न्योता अभी तक नहीं दिया गया है। तीसरा उदाहरण, हरियाणा के जाटों के साथ बीजेपी का व्यवहार पिछले 11 साल से जाटों को जलील करने का एक मौका भी नहीं चूकने दिया। बहुत से उसके उदाहरण आपके सामने रखे जा सकते हैं। विनेश फोगाट को मेरे ख्याल में इससे बड़ी सेलिब्रेटेड, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली एथलीट और कौन होगी। जिस तरह सोशल मीडिया पर उसे गालियां दी जाती हैं, उसको बदनाम किया जाता है, वो कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं? वो बीजेपी के कट्टर समर्थक ही हैं। पूरी तरह से बीजेपी का संरक्षण है उन लोगों को। और अगर आप गहराई में जाएंगे, अगर आप गोत्र सिस्टम की जानकारी आपको है, तो आप उन लोगों के गोत्र को देख के ये बता सकते हैं कि वो किन 3 जातियों से, ज्यादातर गाली देने वाले लोग किन 3 जातियों से संबंधित है। वे तीनों जातियां बीजेपी की शुरू से ही फेवरेट जातियां हैं। आज के चाणक्य का एक मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है दोस्तों। बीजेपी से सवाल करना, उसका विरोध करना, भले ही हमारे देश में कहने को डेमोक्रेसी है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत, लेकिन बीजेपी से सवाल करना, उसका विरोध करना इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड।